नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं और यूपी मांगे उत्तर में आज हम वही कर्मचारियों के प्रदर्शन की बात करेंगे। आज पूरा अपडेट आपको बताएंगे कि कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें किसका हाथ था, पैसा बढ़ा दिया गया है, सैलरी बढ़ गई है, लेकिन इसके पीछे किस किस का हाथ था। और आज भी प्रदर्शन हुआ, जी हाँ, आज भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया गया। नोएडा हिंसा में QR कोड वाली साजिश, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला है कि QR कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में रातों रात प्रदर्शनकारी जोड़े गए थे। अलग अलग नाम से व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए। मजदूर आंदोलन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए हैं, जिसमें कुछ मजदूर यूनियन के अलग अलग ग्रुप में मैसेज भेजे गए। जानकारी के मुताबिक भड़काऊ पोस्ट इन ग्रुप्स में डाले गए थे और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदर्शन को उग्र करने के मैसेज भेज दिए गए, जिसके बाद एक साजिश के तहत हिंसा हुई। सबूत मिटाने के लिए CCTV तोड़ दिए गए। पूरी साजिश के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ और उकसाने वाले पोस्ट डाले गए। गिरफ्तार आरोपियों की फोन की जांच में सबूत मिले। पूरे मामले को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल नोएडा हिंसा के पीछे साजिश बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष श्रमिकों के हक की बात कर सरकार को सवालों में खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद भी आज हिंसा क्यों हुई? नोएडा हिंसा के पीछे सिर्फ कम सैलरी है या पर्दे के पीछे कोई है? अचानक इतने सारे मजदूरों तक मैसेज पहुंचाने में ब्रिज का काम किसने किया? क्या लंबे समय तक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की ओर ध्यान नहीं दिया गया? ऐसे ही कुछ सवालों पर हमारी आज की चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। पहले राउंड की पूछताछ में जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो इनको भी एक समझ में आ रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार इसमें एंटी नेशनल और पाकिस्तान का हाथ और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रही है। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि मैंने सुना था, वो दिख भी रही है। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीजों को आगे बढ़ा रहा है। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है, तो ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। डी के श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं। ये सरकार ही श्रमिकों की हित चिंतन वाली है, लेकिन श्रमिकों के भेष में कुछ तथाकथित लोग अगर हिंसा फैलाना चाहते हैं तो कानून पे को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, क्या ये पूरी प्लानिंग थी? क्योंकि मैं मानता हूं जो मजदूर है, जो कर्मचारी वर्ग है, उस पर इतना टाइम नहीं होता। उसे अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करनी है। सैलरी पहले से उसकी 10-12 हज़ार रुपये होती है, उसका घर का खर्च नहीं चलता। ऐसे में वो इतना बवाल कैसे कर सकता है कि एक ग्रुप बनाए, उकसाए, मिर्च के पाउडर इकट्ठे कर ले? कहीं ना कहीं अराजक तत्वों की भूमिका भी हो सकती है। या फिर इसे इसी नज़रिए से देखा जाए कि भाई जब भीड़ आती है और भीड़ जब उग्र होती है तो उसे कुछ नहीं दिखता और फिर वो ऐसे ही रौंदते हुए चली जाती है, जो हुआ। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान आएंगे। आनंद दुबे प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कुंवर निषाद प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ेंगे। AK जैन साहब, वो DGP है, वो हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। संदीप बंसल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है AIUVM के, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार से। सुनंद, आपको बता दें, सचिव C2 जुड़ेंगे हमारे साथ, दिल्ली NCR से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ दुबे साहब से मैं पहले रिएक्शन लूंगा, लेकिन जैन साहब से मैं पहले रिएक्शन लूंगा। जैन साहब,
मैं दो नजरिया, क्योंकि एक मजदूर वर्ग होता है, कर्मचारी वर्ग होता है, उसे अपना सुबह ड्यूटी जाना है, अपना गुजर बसर करनी है, 10-12 हज़ार सैलरी होती है, वो इस तरह का हिंसक प्रदर्शन की सोच नहीं सकता। या तो पूरी प्लानिंग जो बातें निकल कर आ रही है, QR कोड या किसी ने उकसाया, कुछ लोग इसमें शामिल हो गए, इस नजरिए से देखा जाए, या फिर ये देखा जाए जब भीड़ बेकाबू होती है तो वो कुछ भी कर देती है, उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि जब 50-100 लोग इकट्ठा हो गए तो वो पुलिस को भी नहीं बकसती, फिर CCTV तोड़ दिए जाते, सब ही होता है। किस एंगल से आप देखेंगे इस पूरी घटना को जो अब तक तथ्य सामने आ रहे हैं? जैन साहब। जैन साहब का ऑडियो उठाइए भाई, फेडर नंबर 23। जैन साहब मैं रोकूंगा, आपको आवाज नहीं आ पा रही है, रखिएगा अपनी बात सर। जैन साहब आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जैन साहब का फेडर नंबर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि उठाना भूल गए। चले हमारे साथ दुबे साहब इसे साजिश के एंगल से देखा जाए, आप तो पाकिस्तान भी जोड़ रहे हैं, आप लोग तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का रक्षण और कांग्रेस इस पर हंसी उड़ा रही है। नहीं देखिए जयप्रकाश जी, इसमें क्या क्या एंगल है ये तो पुलिस बताएगी, और पुलिस की जांच में जो भी एंगल सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है, अचानक से 45,000 प्रदर्शनकारियों का सड़क पर और हिंसा पर उतारू हो जाना, हिंसा से ठीक पहले व्हाट्सएप ग्रुप बन जाना, सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट बन जाना, पहचान छिपाने के लिए CCTV तोड़ना, मिर्च की बात करना, और जब एक बहुत बड़ा जत्था एक फैक्ट्री में नोएडा में उसके तोड़फोड़ करता है तो फैक्ट्री में ही मौजूद लोग कहते हैं अरे ये तो यहाँ के नहीं है, ये तो, और जिस तरह से सामने आ रही चीजें कि ऐसे बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नोएडा से कोई लेना देना नहीं है, ना वो यहाँ रहते हैं ना वो यहाँ काम करते हैं। तो इन सारे कड़ियों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो ये बात लगती है, प्रथम दृष्टया बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ठीक है, मजदूरों की नाराजगी किसी मुद्दे पर रही है, वेतन को लेकर, तमाम मांगों को लेकर वो नाराज थे, उनकी बातें थी, और सरकार पिछले 3 दिन से, जब जिस दिन हिंसा उसके 3 दिन पहले से उनसे बातचीत हो रही थी और उस बातचीत को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अचानक से उग्र हो जाना, हिंसा हो जाना, तो निश्चित रूप से इन सभी कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे एक ठीक ठाक से टूलकिट गैंग, एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक डिजाइन करके इसको अंजाम दिया गया। और आप देखिए ना, वो RJD की एक प्रवक्ता है, उन्होंने फर्जी वीडियो, दूसरे राज्य का वीडियो पुलिस का ट्वीट किया कि इस तरह की नोएडा पुलिस बर्ताव कर रही है। अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो एक महिला का ट्वीट किया, उसमें वो महिला कह रही है ना हम काम करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। तो इस तरह की चीजें आप देखिए कि कैसे इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें। चलिए मैं कुंवर निषाद जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, हमारे साथ जुड़ गए। कुंवर निषाद साहब, ये मजदूरों का, कर्मचारियों का हक का विरोध था या आपको लगता है इस साजिश के तहत ये हिंसा भड़क गई, जो बीजेपी कह रही है, जो पुलिस कह रही है? जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ पंक्तियां जरूर कहूंगा। जो सच बोले उसे गुनहगार बना दिया, जो सवाल करे उसे गद्दार बना दिया। ये कैसी हुकूमत है जनाब जिसने हर सवाल को इल्जाम बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये हमेशा से ये पूंजीपतियों के पोषक रहे हैं, हमेशा से किसान मजदूर इनके विरोधी रहे हैं। अगर किसान सवाल करेगा तो खालिस्तानी है, मजदूर सवाल करेगा तो पाकिस्तानी है, छात्र अगर अपना हक मांगेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, अगर कोई बुद्धिजीवी सवाल इनसे पूछ ले तो वो अर्बन नक्सल है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और वास्तव में जो घटनाक्रम है बड़ा विचित्र है। भारतीय जनता पार्टी को उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि 1 अप्रैल 2026 से नए जो श्रम नियम है वो लागू हुए हैं और 10-12 हजार रुपए इनको सैलरी दी जाती है। नए नियम क्या कहते हैं? ये 4 श्रेणियों में श्रमिकों को बांटा गया है। अकुशल को 20,358 रुपए देंगे, अर्ध कुशल को 22,568 रुपए देंगे, कुशल को 22,800 रुपए देंगे और उच्च कुशल को 26,910 रुपए देंगे, जिसमें 4 छुट्टियां इसमें इंक्लूड हैं इसके सहित। लेकिन जब नियम आप बनाते हो, आप यदि जब उसके मजदूर जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है
इनके मंत्री ने कहा, श्रम मंत्री ने कहा, अनिल राजभर ने, कि यह तो साहब पाकिस्तान का कनेक्शन है। मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, पहले एक रिएक्शन कुबर निषाद जी के बात पर दुबे साहब का ले। दुबे साहब, एक बड़ा सवाल तो यही है, अब अगर कांग्रेस के हम आरोपों को देखें तो ये अमूमन आप यही करते हैं कि भैया वहां से भीड़ आ गई, पुलिस, यही थ्योरी आती है सर, फलाना आ गए, ये प्रायोजित था। भाई ये तो हक की लड़ाई थी, और अगर 12,000 रुपए में क्या होता है दुबे साहब, गुस्सा तो फूटेगा ना, कब तक शांत रहेंगे? और प्रदर्शन चल रहा था 4 दिन से, ये तो वहां के प्रशासन को देखना चाहिए था, वहां के जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कहां से हो रहा था? देखिए, इन्होंने एक बात कही तो मैं भी जवाब देता हूं कि चेहरे पे नकाब, वोटों पे झूठ लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के वही खाते हैं खराब, वो दूसरों का हिसाब लिए। ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है, हमेशा से झूठ बोलना, हमेशा से लोगों को बरगलाना। अब चूंकि क्या है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष पूरी तरह से कई सालों से बेरोजगार है, तो उसको इस तरह की चीजें करने में मजा आता है, झूठ बोलने में, किस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। इनके समय में तो कल कारखाने, इंडस्ट्री तक बंद हो रही थी साहब, किसी के पास रोजगार नहीं। तो सर आप ऐसी पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हैं कि आपका कोई मजाक उड़ाए और मजा ले? सुन लीजिए दुबे साहब, ये भी अच्छी लाइन है जो आप ले, उन्होंने शायरी की, मुझे तो शायरी तो नहीं आती, मैंने भी अच्छी बात, आप अपना ऑरा ऐसा बनाइए ना जो आपका मजाक ना कोई उड़ाए। नहीं साहब, ऑरा ऐसा ही बना है, ऐसा कोई मजाक नहीं। अब जो साजिश है तो उसको साजिश ही कहा जाएगा। आप बताइए, अगर पुलिस की जांच में यह बात सामने आ रही है कि एक दिन पहले हजारों की संख्या में उस इलाके में ऐसे अकाउंट एक्टिव होते हैं जो झूठ फैला रहे हैं, हजारों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जो इस तरह की चीजों को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि नहीं नहीं साहब ये ऐसा नहीं हुआ है? जो हुआ है उसकी तो बात करेंगे ना। मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। मैं कुबर निषाद साहब उठिए, मैं जैन साहब से, क्योंकि देखिए वो पुलिस अफसर रहे, बड़े अफसर रहे, उनको पता होगा। जैन साहब, एके जैन साहब, ठीक है, दुबे साहब रुकिएगा। एके जैन साहब, क्योंकि अब जो थ्योरीज निकल कर आ रही हैं, कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन था, व्हाट्सएप ग्रुप की बात पुलिस थ्योरी ला रही है, इसे वाकई में इस नजरिए से देखें कि ये भड़काया गया। अब तो दूसरे राज्यों से, मैंने सुना आंध्र प्रदेश, कौन कौन से राज्यों से कनेक्शन जोड़ के जा रहे हैं कि इकट्ठा भीड़ आई, ये हो गया। इस नजरिए से पुलिस की थ्योरी पर विश्वास करें, या ये एक गुस्सा, एक हक की लड़ाई का गुबार था जो निकला, भीड़ आई, और जो गुस्से में होता सर आप जानते हैं। भाई जैन साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है, क्या हो रहा है? जैसा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अभी तक आपकी आवाज दुरुस्त नहीं हो पा रही है। चलिए मैं जल्दी से एक बार रुक कर लेता हूं। हमारे साथ सुनिंद साहब है, सुनंद है, जो सचिव है सीटू के। सुनंद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या निकल कर आ रहा है? क्या वाकई में ये जो कर्मचारी थे ये क्या भड़काए गए? आपको क्या निकल कर आ रहा है कि जो पुलिस की थ्योरी है वो कुछ समझ में आ रही है, या ये एक गुस्सा था लोगों का और पहले से ही प्रदर्शन चल रहा था, बस उसने हिंसक रूप ले लिया? देखिए, पुलिस की जांच तो अभी पूरी हुई नहीं है। जो हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है, श्रम मंत्री का बयान आता है, और उसके बाद बाकी चीजें शुरू होती हैं। पर जो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन है, और पूरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पे जो स्थिति है, काम की स्थिति है, जिस तरीके से ठेकाकरण बढ़ा है, ठेकेदारों की जो मनमर्जी चल रही है, उसमें मजदूर के लिए जीना असंभव है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी ये थ्योरियां दे रहे हैं, वो 12,000 में अपना खुद का और अपने परिवार का पेट भर के दिखा दें, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं इन थ्योरीज के बारे में। जहां तक अगर अब पिछले कुछ महीने की घटनाक्रम देख लें, ठेका मजदूर एक जगह से दूसरे जगह, हर जगह, अधिकतर जगह कोई यूनियन नहीं थी, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ है, और इसमें सोशल मीडिया की बिल्कुल एक भूमिका रही है। एक जगह का मजदूर जब देखता है कि दूसरे जगह का मजदूर जो कि हमारी जैसी स्थिति में ही काम कर रहा है, वो अगर लड़ रहा है, वो अगर अपने मालिक के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ लड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए, इंसान की तरह जीने के लिए लड़ रहा है, तो हम भी लड़ सकते हैं। वो एक अहम एक फैक्टर रहा है। और दूसरा ऑब्वियसली पिछले 10-15 दिन से जिस तरीके से LPG सिलेंडर की किल्लत चल रही है, उससे जो स्थिति पैदा हुई है, उस सब में गुस्सा
पैदा हुआ है, क्योंकि जिंदा तो हर कोई जिंदा मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो अपने मेहमानों से पूछ भी रहा हूं कि भाई ये हक की लड़ाई थी, एक गुस्सा था, गुबार था, और आपने सही जिक्र किया भाई। अब रसोई गैस के सिलेंडर है, बहुत सारा जो मजदूर है, कर्मचारी, वो किराए पर रहता होगा, हो सकता है उस पर कॉपी नहीं होगी, वैसे ही ऑनलाइन मिलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो ऐसे तैसे अपना कराता होगा, भराता होगा, अब वो भी सिलेंडर नहीं मिला तो गुस्सा तो आएगा ही। या फिर साजिश थोड़ी बहुत हो सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काया गया कि इतने लोगों की मर गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि बहुत सारे कर्मचारी मारे गए, ऐसी भी खबरें आ गई थी। उसमें मिर्च पाउडर लेकर आई है, एक ऑडियो भी आ रहा है कि मिर्च पाउडर लेकर आई है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, हम उन पर पलटवार करेंगे। अभी तो ये सारी चीजें हैं जो कि खबरें चल रही हैं कि ऐसा भी हुआ होगा, और जो पुख्ता तरीके से हर कोई बिल्कुल कह सकता है पुख्ता तौर पे, जो कि सच्चाई है और ठोस सच्चाई है, कि ये लोग सालों से शोषित, इनका शोषण हो रहा था, लूट हो रहा था मजदूरों का, और उस स्थिति में लगातार काम करते रहे। आप चले जाइए नोएडा फेज 2 में। चलिए संदीप बंसल साहब से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संदीप बंसल साहब, जो बात निकल कर आ रही है कि शोषण होता है मजदूरों का, क्या वाकई में उद्योगपति 10-12 हजार रुपए देकर, जो सुनंद साहब कह रहे हैं, वो शोषण कर रहे थे और इसलिए गुस्सा फूटा? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से। आज की तारीख में अगर इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगी, तो अगर अभी आप 12,000 की बात कर रहे हैं, 15,000 की बात कर रहे हैं, 20,000 की बात कर रहे हैं, मजदूर फिर कैसे घर चलाएगा अपना? और सर ये मजदूर काम ना करें और उद्योगपति या उद्यमी, मजदूर काम ना करें, सिक्के के दोनों पहलू हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये 12,000 वाला मजदूर काम छोड़ दे, बिना मजदूर घर लौट जाए, तो सर आप कैसे चलाएंगे कंपनी? मेरी बात सुन लें। हाँ शर्मा जी, मेरी बात सुन लें शर्मा जी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, उद्योगपति और मजदूर दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और ये जो विषय है इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरी नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विपिन मल्हन, उनसे सुबह से बात हो रही है, कल से 3 दिन से बात हो रही है। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि जो नए वेतनमान हैं उसके हिसाब से वहाँ के मजदूरों को उनका भुगतान किया जाए और स्मूथ किया जाए, इसको आसान किया जाए इस तरीके को, और जो उद्योग और मजदूर का रिश्ता है वो बना रहे। लेकिन इसमें एक बड़ी साजिश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से जो व्हाट्सएप ग्रुप बने, मजदूरों को भड़काया गया कि कई मजदूर मार दिए गए, कई मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, निकलो आगे बढ़ो, इसको एक प्रकार से सुनियोजित साजिश के तहत मजदूरों को भड़काया गया। जैसे संदीप बंसल साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल, आप उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप एक उद्योगपति भी होंगे सर, आप जानते हैं कि 10-12 हजार रुपए में एक कर्मचारी का क्या गुजर बसर होगी? आप खुद बताइए ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उद्योगपति हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते होंगे, बहुत महंगे घर, आप पर बहुत सारे करोड़ों की आपकी इनकम होगी, ये बेचारा 10-12 हजार के लिए लड़ेगा। अब आप इसे साजिश कर रहे हैं, ठीक है साजिश हो सकती है, गुस्सा लोगों को भड़काया, लेकिन उसका दर्द भी तो जानना होगा ना। मैं सच्चाई आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को सच्चाई पता लगे, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी नाकामी है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उनको तत्काल इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था कि इस तरह की साजिश रची जा रही है और ऐसी बड़ी घटना घट सकती है, घट गई। आज 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उद्योग का, कौन जिम्मेदार है उसका? ये बात मजदूर भी समझेगा, जो सही मजदूर होगा कि ये गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन डिमांड पूरी हो जाती है ना, ये नौबत नहीं आती ना, ये एक बार नोएडा में रायशुमारी करा लीजिए, आम मजदूर कहेगा कि हमने ये हरकत नहीं की है, इसमें बाहर के लोग आए और मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, सुनंद साहब का रिएक्शन लूंगा, जो सरकार से संदीप बंसल जी की बात पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले मैं जैन साहब का रुख कर लेता हूँ। जैन साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे तो आपकी आवाज मिल ही रही है, आपको मेरी मिल रही है कि नहीं? अब मिलने लगी है सर, मिलने लगी है। जैन साहब, इसको हम साजिश के तौर पर देखें? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। पहली बात तो वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब से वेतनमान बढ़ा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 30-35%, 14,000 से 19,000 हुआ है। यहां पर भी पिछले 4-5 दिन से आंदोलन चल रहा था। ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी चाहिए था कि वर्कर्स से लगातार मीटिंग करें और अगर उनके क्या क्या ग्रीवांसेस हैं, क्या क्या वो मीट आउट कर सकते हैं। मैं 1-2 चैनल्स पे था, वहां विपिन मल्हन की जो बात हो रही है, उन्होंने कहा 95% मांगे तो हम पहले से मांगे हुए हैं, मान रखी हैं। तो भाई मान रखी हैं तो फिर ये बात कम्युनिकेट क्यों नहीं हो रही? वेतन पर्ची देने की बात है, वेतन पर्ची नहीं मिल रही है।
इसी तरीके से जो है जो बोनस मिलना चाहिए डबल, वो नहीं मिल रहा है। जो वीकली ऑफ मिलना चाहिए वो कहीं कहीं प्रॉब्लम है। तो ये जो यौन उत्पीड़न के लिए जो कमिटीज बननी चाहिए वो नहीं बनी हुई हैं। ये सब डिप्टी लेबर कमिश्नर, जॉइंट लेबर कमिश्नर, जो बड़ा अच्छा खासा बड़ा महकमा है लेबर का, वहां पे बैठा है नोएडा में, उनको चाहिए था कि वो ब्रिज का काम करें और इन कमियों को दूर कराएं। एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी जो पहल की है ये थोड़ा विलंब से हुआ है। और अब कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, हाई पावर्ड कमेटी है। मैं समझता हूं सही निर्णय लेंगे। मजदूरों के संगठन के लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। ये अवश्य है कि कुछ आक्रोश था, और ये भी सत्य है कि उसमें कुछ लोग जो हैं बाहरी भी सम्मिलित थे। नहीं जैन साहब वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे साहब ये कुछ हजम होता है कि पाकिस्तानी कनेक्शन तक छोड़ देना है, मुझे नहीं लगता ये। मैं देखिए आप तो बहुत बड़े अफसर हैं, हो सकता है आप इस बात क्यों कर दे, मुझे कभी कभी पुलिस की थ्योरी पे हंसी आती है सर। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। जो कह रहा है वो उसके लिए जवाबदेह है। वो बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान कनेक्शन है। हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आईएसआई क्या क्या करा रही है इंडियन से, कई रेलवे स्टेशन के फोटो। लेकिन जैसे ये तो हमारा फेलियर है। अगर एक ग्रुप बन रहे हैं, अगर एक प्रदर्शन चल रहा है, 4 दिन से वहां लोग बैठे हैं, ना तो नोएडा अथॉरिटी, ना आपने लेबर बात कर दी लेबर डिपार्टमेंट की, वो सोया हुआ है। भाई आप अगर बवाल हो सकता था तो आपकी खुफिया यहाँ एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपको लग रहा है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल पर ये सब चल रहा है, तो भैया आप ही तो हाथ धरे बैठे हैं ना, इसमें गलती किसकी? बिल्कुल सही है। इसमें कई जगह फेलिंग है, कई जगह इसमें कमियां रही हैं, जिसके कारण ये इतना उग्र रूप धारण किया है। अब प्रॉपर लाइंस पर काम हो रहा है। मैं समझता हूं अब शांति रहेगी। चले शांति होनी चाहिए, लेकिन आज भी प्रदर्शन देखने को मिला। सुनंद साहब मैं एक बार रुक करना चाह रहा हूं। सुनंद साहब, सुना आपने सुना होगा, उद्योगपति हैं बंसल साहब ने जो बातें रखी, और दूसरे सबसे बड़ी बात है सर, अब जब ये बात हो गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात तक जगे, 1:30 बजे तय हो गया कि उनका तुरंत लागू किया जाए, पैसा बढ़ गया, फिर भी आज प्रदर्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश के तार तो है ना? आप ये क्यों नहीं मान रहे सुनंद साहब? कोई ना कोई तो भड़का रहा है ना। आज भी 121 सेक्टर में बवाल हुआ, कई जगह हिंसाएं हुई, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया वक्त रहते। अभी इस आंदोलन के जो डिमांड हैं वो कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं है। जो मौजूदा श्रम कानून है उन्हें लागू करने की बात है। 8 घंटे के काम का अधिकार, इसका कानून है। सैलरी स्लिप मिलना चाहिए, कानून है। ओवर टाइम का डबल रेट मिलना चाहिए, पॉश कमिटी बननी चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स नहीं है। ये लागू नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले कई वर्षों से, ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, पिछले 15-20 साल से एक एक करके लेबर डिपार्टमेंट का जो मशीनरी है उसे पंगु बना दिया गया। मालिकों को खुली छूट दे दी गई कि भाई जैसे चलाना है चलाओ। ये है असलियत। और जहां तक कल जो हाई पावर्ड कमिटी, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, ना ही ये अधिसूचना जारी हुई है जो अखबारों में चल रहा है, जो प्रेस रिलीज उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। अधिसूचना उसकी जारी नहीं हुई है। तो उसके बाद भी अगर मजदूर आंदोलनरत हैं तो ये दिखा रहा है कि जो घोषणा हुई है हेल्पर के लिए करीब 2000 कुछ रुपए की बढ़ोतरी है, वो मजदूर उससे खुश नहीं है। उसकी जो मैं लौटूंगा जल्दी से एक रिएक्शन संदीप बंसल जी का, फिर कुमार निषाद का करूंगा, फिर मैं बीजेपी से पूछूंगा फिर ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है, तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। बंसल साहब, सुना आपने, आरोप लग रहा है कि उद्योगपति कैसे मनमानी करता है मजदूरों के साथ। सुनंद साहब ने सीधा आरोप लगाया। मजदूर और उद्यमी का चोली दामन का साथ है। मैं बार बार कहूंगा, ये भड़काया जा रहा है साजिशन मजदूरों को। वर्षों से उनका परिवार चल रहा है, वर्षों से उद्योग चल रहे हैं। नोएडा ऐसे ही पूरे भारत में सबसे आगे नहीं चला गया औद्योगिक दृष्टि से। नोएडा पर रोक लगे, ये साजिश के तहत लोग इसमें बीच में आकर के मजदूरों को भड़का रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आप बताइए, अगर 3000 करोड़ का इंडस्ट्री का नुकसान हुआ तो वो किसके कारण होगा? मजदूर कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। और आप इसकी जब तह में जाएंगे, अभी पुलिस इसको जब खुलासा कर देगी तो ये निकल के आएगा कि ऐसा करने वाले मजदूर 5% भी नहीं होंगे, 90% बाहरी लोग थे जिन्होंने आकर के ये हिंसा की।
3,000 करोड़ का नुकसान हुआ अगर इंडस्ट्री का, तो कौन उसका भरपाई करेगा? निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए कि अगर ये कमी आई तो वहां के लोकल जो हमारी चाहे वो श्रम विभाग हो, से ले लीजिए, चाहे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सरकार से चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार से चाहिए, लेकिन मजदूरों के देने के लिए आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता। बंसल हम तो देने वाले हैं साहब, हम तो देने वाले, सारा टैक्स देने का काम तो इंडस्ट्री कर रही है, सब सरकार से करा लीजिए, सारा टैक्स देने का काम तो इंडस्ट्री कर रही है। मैं जल्दी से कुमार निषाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं दुबे साहब का रुख करूंगा। कुमार निषाद साहब। जयप्रकाश जी, ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें के बनने के बाद 2014 से लेके अब तक अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। ये स्थिति आपने 2-3 बार कोट किया कि 10-12 हजार रुपए में मजदूर अपना परिवार कैसे चलाएगा, ये इनको समझना चाहिए। इस देश को चलाने वाले दो ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी। ये तो खुलेआम कहते हैं भाई हम तो भीख मांग के हमने अपनी जिंदगी सर देश तो चला ही रहे ना, देश और बार बार जनता चुन रही है ना, कैसे परिवार चलाएंगे? और एक बात बार बार कही जा रही है कि इसमें कोई साजिश है, इनको कोई भड़का रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, भड़काने का काम किया है अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, क्योंकि श्रम कानून वो लेके आए और कर्मचारियों ने अपनी मांग की कि भाई हमारा इतने में गुजारा नहीं होता। जो नए आप कानून लेके आए हैं उसके तहत हमको 22,000 से लेकर 26,000 रुपए हमको दिए जाए मासिक, और हमको 48 घंटे साप्ताहिक काम कराया जाए, एक छुट्टी दी जाए। ये उनकी सीधी सीधी मांग थी। लेकिन वास्तव में ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह की पाकिस्तानी साजिश बता रहे हैं, कभी इन्होंने अन्य आंदोलनों में हमेशा इनकी आदत रही है कि कोई ना कोई साजिश के चलिए दुबे साहब जल्दी से जवाब कर दूं कि 21% तक की इंटरिम बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा अभी फाइनल बात भी चल रही है, इसके अलावा और भी स्टेक होल्डर से भी बातचीत चल रही है। एक विषय, दूसरी चीज इन्होंने कहा हमें सरकार चलाना नहीं आता। बिल्कुल सही कहा, गरीबी हटाओ का नारा जवाहर जी से लेकर और सोनिया गांधी तक दिया गया, लेकिन शौचालय से लेकर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन से लेकर बैंक से अकाउंट से लेकर घर बनवाने से लेकर सब हमको करना पड़ा। 25 करोड़ लोग आपने किया था, ये तो सूरज चांद, ये तो ऑक्सीजन भी हिंदुस्तान में आपने लेके आए। देश आजादी 2014 में हुआ था, पैसा खा जाते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। देश 2014 में आजाद हुआ है भैया, इससे पहले तो आजादी नहीं मिली थी। जो ऑक्सीजन मिल रही है ये हमको फ्री मिल रही है। हम तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं नरेंद्र भाई मोदी का, जो ऑक्सीजन पर टैक्स नहीं लगाया। हमको रोटी कपड़ा मकान फ्री दे रहे हैं, हमको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, हमको इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दे रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चल रहा है, हमको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपका। कब्जा किया हुआ है, आप क्या बात करेंगे? अरे आप जैसे दलालों की वजह से इस देश का जो मजदूर किसान है वो सड़क पर है। सरकार ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की दलाल बन गई है। यह पूंजीपतियों की दलाली करने वाले ये देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अरे दलाली करने वाले पूंजीपतियों के दलालों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने किया। अरे आप तो दलाल हो भाई, आपको अंग्रेजों के एजेंट हो, आपसे बड़ा कोई वो नहीं है। आप तो सावरकर जैसे गद्दार को अपना पिता में मानते हो, आपसे क्या उम्मीद करेंगे? आपका गद्दारी कहते हैं। बताओ क्या किया था आजादी के आंदोलन में, जरा बताओ ना, 4 चीजें बता दो कि आजादी के आंदोलन में आपकी क्या। चले सर, आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या फायदा भाई? रास्ता निकलना चाहिए ना, मजदूर सड़क पर आ जाए तो फिर तो दिक्कत है ना, कर्मचारी सड़क पर आ जाए। रास्ता नहीं निकालेंगे, रास्ता निकलना चाहिए ना। ठीक है अरे ये लोग ये पूंजीपतियों के दलाल, ठीक है दुबे साहब अब हो गई बात, ठीक है। निषाद जी, कुमार निषाद रुकिए। जैन साहब मैं एक पुलिस अफसर के तौर पर नहीं पूछता हूं, मैं एक आम नागरिक के तौर पर पूछता हूं। जैन साहब 12,000 में नहीं हो पा रहा गुजर बसर, सब्जी भी लानी है, राशन भी लाना है, दूध चाय भी पीनी है, किराए पर रहता हूं तो घर वालों को भी पैसा देना है। 4,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ। जो बच्चों के एडमिशन है, स्कूल की फीस है, वो हर साल बढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल। ये सब दिक्कतें हैं मजदूर के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अगर हमें इंडस्ट्रियल पीस चाहिए नोएडा में, तो जो मजदूरों की जायज मांगे हैं उन पर राज्य सरकार को, फैक्ट्री मालिकों को गंभीरता से विचार करना होगा। ठीक है। मैं इस पर एक संदीप बंसल साहब देखिए, आप उद्योगपति भी होंगे बंसल साहब, नहीं होता ना 12-13 हजार रुपए में, आपका लाखों का टर्नओवर होगा, आपका करोड़ों का टर्नओवर होगा। ये बेचारे तो 10,000 15,000 रुपए के लिए लड़ रहे हैं भाई सड़क पर। आप सोचिए ना,
सर अगर कोई किराए पर रह रहा है, किराया भी देना है, राशन भी देना है, और अगर उसके बच्चे बाहर रह रहे हैं तो घर पे थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए गांव भी भेजने हैं। मैं फिर कहूंगा इस बात को, हम दो अलग नहीं हैं। ये अगर कोई सोचता है तो गलत सोच रहा है। जो लोग इस तरह का विष घोल रहे हैं ये गलत घोल रहे हैं। क्यों नहीं उद्योगपति फैक्ट्री मालिक और मजदूर, फैक्ट्री मालिक और मजदूर दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब उत्पादन होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब प्रदेश आगे बढ़ता है। ये तो एक गहरी साजिश, बार बार मैं कहूंगा, और ये खुल करके आएगी। मैं फिर यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो कृत संकल्पित है कि हमारा मजदूर भी खुशहाल रहे। अगर वो खुशहाल रहेगा तभी वो काम करेगा, सुनील साहब जल्दी से, तभी हमारा उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अगर दबाव में लाया जाएगा और इस तरह की हिंसा होगी तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हिंसा पर नियंत्रण होना चाहिए और ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। जो कानून अपने हाथ में ले उसके खिलाफ माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील साहब माफी चाहूंगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन